है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम केमिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो थोड़ा बेसिक जरूर है पर कई बार दिमाग को पूरी तरह उलझा देता है। क्या हमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अचानक से रुक क्यों जाती है? ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। आखिर वो कौन सी चीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन को आगे बढ़ने से रोक देती है? मॉलिक्यूल्स आपस में तब तक रिएक्ट क्यों नहीं करते जब तक कि सब कुछ बिल्कुल खत्म ना हो जाए? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए रसोई का एक बड़ा ही मजेदार और आम सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक केक बना रहे हैं। हमारे पास मक्खन, दूध और चीनी भारी मात्रा में है, लेकिन आटा सिर्फ 1 कप ही बचा है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास चीनी का पहाड़ है या दर्जनों अंडे हैं। जैसे ही वो 1 कप आटा खत्म होगा, हमारा केक बनाने का पूरा प्रोसेस अचानक से वहीं रुक जाएगा। केमिस्ट्री भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी रूपरेखा कुछ इस तरह होगी। पहले लिमिटिंग रिएजेंट का परिचय, फिर 4 स्टेप मेथड, उसके बाद सिंपल मोल प्रॉब्लम्स, मास बेस्ड रिएक्शंस और आखिर में एक्सेस और यील्ड निकालना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की, यानी वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाता है। इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। ये वो रिएक्टेंट है जो सबसे पहले पूरी तरह खत्म हो जाता है। और क्योंकि ये सबसे पहले खत्म होता है ना, तो पूरी पावर इसी के पास होती है। ये उस रिएक्शन का स्टॉपिंग पॉइंट तय करता है और मैक्सिमम थ्योरेटिकल यील्ड के लिए एक एब्सोल्यूट लिमिट सेट करता है। बिल्कुल उस आटे की तरह जिसने अकेले तय किया था कि हम असल में कितने केक बना सकते हैं। स्टोइशियोमेट्री में हमेशा 2 अलग-अलग किरदार होते हैं। एक तरफ तो अपना लिमिटिंग रिएजेंट है जो पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है और आगे का पूरा शो रोक देता है, और दूसरी तरफ होता है एक्सेस रिएजेंट जो प्रोसेस के रुकने के बाद बस बीकर में यूं ही खाली पड़ा रहता है, क्योंकि रिएक्ट करने के लिए उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। अब आते हैं दी 4 स्टेप मेथड पर। यह एक ऐसा अचूक फॉर्मूला है जो हमेशा काम करता है। ये किसी भी रिएक्शन को चलाने वाले मेन एलिमेंट को पहचानने का हमारा सीक्रेट वेपन है। चलिए इन रूल्स को एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेप, हमेशा इंश्योर करें कि इक्वेशन बैलेंस्ड हो। दूसरा, सभी अमाउंट्स को मोल्स में कन्वर्ट करें। तीसरा, और यहां थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि अक्सर लोग यही अटक जाते हैं, अपने मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करें। और आखिर में चौथा स्टेप, सबसे छोटी वैल्यू को पहचानें। वो सबसे छोटा नंबर ही सीधा लिमिटिंग रिएजेंट की तरफ इशारा करता है। चलिए इस फ्रेमवर्क को अब कुछ सिंपल मोल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी का बनना। यहां रेशियोज को एक साथ क्लियर देखा जा सकता है। हम 3 मोल हाइड्रोजन और 4 मोल ऑक्सीजन से शुरू करते हैं। क्योंकि अमाउंट्स पहले से ही नीटली मोल्स में दिए गए हैं, हम सीधे स्टेप 3 पर जंप करते हैं। 3 मोल हाइड्रोजन को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 1.5। वहीं ऑक्सीजन के लिए 4 को 1 से डिवाइड करने पर 4 मिलता है। तो सबसे मेन बात ये निकल कर आती है कि 1.5 साफ तौर पर 4 से छोटा है। इसलिए बिना किसी शक के ये साबित हो जाता है कि यहाँ हाइड्रोजन पूरी रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है और यही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को पलट दें? इस बार हम 5 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल ऑक्सीजन से शुरू कर रहे हैं। इस नए केस में हमें सिर्फ लिमिटिंग रिएक्टेंट ही नहीं ढूंढना, बल्कि ये भी पता लगाना है कि बचेगा क्या और कितना। तो चलिए वही मैथ फिर से लगाते हैं। हाइड्रोजन के लिए 5 को 2 से डिवाइड करने पर 2.5 आता है। ऑक्सीजन के लिए 2 को 1 से डिवाइड करने पर मिलता है 2। इस बार 2 छोटा नंबर है, इसलिए ऑक्सीजन इस नई रिएक्शन का नया बॉस है। क्योंकि रेशियो 1:2 का है, इसका मतलब 2 मोल ऑक्सीजन ठीक 4 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा। हमने 5 मोल से शुरुआत की थी, 4 यूज हो गए, तो बीकर में ठीक 1 मोल हाइड्रोजन पूरी तरह से अनरिएक्टेड बचा रह जाएगा। है ना मजेदार? अब लेवल थोड़ा और बढ़ाते हैं और आते हैं मास बेस्ड रिएक्शंस पर, यानी ग्राम्स से मोल्स तक का सफर। क्या होता है जब स्टार्टिंग मटेरियल्स नीट और क्लीन मोल्स की जगह ग्राम्स में दिए गए हों? देखिए, केमिस्ट का एक बहुत ही सख्त नियम है कि कैलकुलेशंस को सही रखने के लिए सबसे पहले मास को मोल्स में कन्वर्ट करना ही होगा। अगर हमारे पास 46 ग्राम आयरन और 32 ग्राम सल्फर हैं, तो हम सीधे इनकी तुलना नहीं कर सकते। 46 ग्राम आयरन को उसके मोलर मास यानी 55.85 से डिवाइड करेंगे, जिससे मिलेंगे 0.82 मोल्स, और सल्फर के लिए 32 ग्राम को डिवाइड करने पर हमें मिलेंगे 0.72 मोल्स। अब आई ना एक बराबरी की तुलना।
एकदम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन। इस 1:1 के खूबसूरत रेशियो की वजह से हम साफ देख सकते हैं कि सल्फर के 0.72 मोल्स आयरन के 0.82 मोल से कम है। तो कम मॉलिक्यूल्स होने की वजह से सल्फर ही यहां हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट बन जाता है। खैर, अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे मेन स्टेप की तरफ, एक्सेस और यील्ड निकालना। देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल यील्ड कैसे निकाली जाती है। इसके लिए हम एक कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज कंबशन रिएक्शन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम 20 ग्राम ग्लूकोज और 50 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हैं। सबसे पहले उन्हें मोल्स में बदलते हैं, जिससे हमें ग्लूकोज के 0.111 मोल्स और ऑक्सीजन के 1.56 मोल्स मिलते हैं। फिर उन्हें उनके कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, ग्लूकोज के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 6। मैथ कैलकुलेट करने पर हम देखते हैं कि रेशियो ग्लूकोज के लिए 0.111 है और ऑक्सीजन के लिए 0.26। शुरू में ग्लूकोज की क्वांटिटी भले ही बहुत छोटी लग रही थी, पर असल में यही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि यहाँ ग्लूकोज ही पूरी गाड़ी चला रहा है। हम फाइनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ इसी लिमिटेड ग्लूकोज को बेस बनाएंगे, क्योंकि हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जलने पर हमें CO2 के 6 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो हम 0.11 मोल्स को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे हमें 0.66 मोल्स मिलेंगे। और इसके बाद आता है अपना फाइनल और बहुत ही सैटिस्फाइंग रिजल्ट। इन 0.666 मोल्स को वापस ग्राम्स में बदलने के लिए हम 44 से मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमें मिलता है ठीक 29.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमने मैथमेटिकली प्रूवन फाइनल यील्ड को सक्सेसफुली निकाल लिया है। अब जरा अपने इस क्लासरूम वाले बीकर से बाहर निकलकर सोचते हैं। कल्पना कीजिए कि बड़े पैमाने पर दवा बनाने वाली मैसिव लैब्स या ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में केमिकल इंजीनियर्स इन्हीं मैथमेटिकल रेशियोज को कितनी बारीकी से मैनिपुलेट करते होंगे ताकि केमिकल वेस्ट को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इन कैलकुलेशंस में महारत हासिल करने का मतलब है इन बड़ी कंपनीज के लिए जीरो वेस्ट और मैक्सिमम प्रॉफिट इंश्योर करना। हमने जो बेसिक रूल्स आज सीखे हैं वो बिल्कुल वही हैं, बस फर्क इतना है कि उन प्लांट्स में दांव पर करोड़ों डॉलर्स लगे होते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल, इन मॉलिक्यूलर रेशियोज को पूरी तरह समझ लेने के बाद हमारे आसपास के इस विशाल दुनिया में एफिशिएंसी बढ़ाने का हमारा नजरिया किस तरह बदल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने केमिकल मैथ की ताकत को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। हमेशा इस दुनिया को लेकर ऐसे ही क्यूरियस बने रहिए।